Hello and welcome to the Point of Hussain Biology. Today we are going to discuss the very important topic and that is malabsorption. अच्छा, तो malabsorption क्या है? Malabsorption is the inadequate absorption of one or more nutrients. malabsorption क्या है? जब भी हमारे बॉडी में प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होती न्यूट्रिएंट्स की, सो दैट इज का malabsorption. लेकिन माल अब्जॉर्प्शन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा टच दूंगा उन टर्म्स को जो कि इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक ऑन दैट. ओके, एग्जैक्टली वी हैव द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एंड दैट इज सिलिक स्प्रू. क्या है सिलिक स्प्रू? अच्छा, तो सिलिक स्प्रू ये कंडीशन क्या होता है? अ chronic disease characterized by small mucosal lesion and impaired nutrients absorption due to immunogenic sensitivity to gluten of wheat which contain gliadin protein component. अच्छा, सिलिक स्प्रू क्या है? ये हमारे पास एक इस तरह का कंडीशन है जिसमें क्या होता है, जिसमें म्यूकोजल लीजन होता है और साथ में इम्पेयर्ड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन होती है. दो बातें होती है सिलिक स्प्रू में. एक होता है म्यूकोजल लीजन होता है कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में. देखिए, अगर ये क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, तो यही स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बनता है? म्यूकोजल लीजन बनता है. अगर हम देख ले तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटरनल एक वॉल होता है एंड दैट इज मेड अप ऑफ म्यूकोजल. ओके, म्यूकोजल लेयर. तो अगर वहीं पे लीजन हो सो दैट इज कॉल्ड म्यूकोजल लीजन. ठीक है. अच्छा, तो क्या होता है सिलिक स्प्रू में? एक तो होता है स्मॉल म्यूकोजल लीजन, ठीक है, और साथ में इम्पेयर्ड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होती है. लेकिन ये क्यों होती है? ये कंडीशन क्यों होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में लीजन क्यों क्रिएट होता है और अनएब्जॉर्प्शन क्यों होती है न्यूट्रिएंट्स की? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि देख ले, ये होती है सेंसिटिविटी की वजह से. जो हमारे पास ग्रेन्स है इंक्लूडेड वीट एंड बैरली, ठीक है, गंदम और जो जू है, उसमें क्या होता है? उसके सरफेस पर देखिए, ये फॉर एग्जांपल क्या है? वीट, ठीक है. उसी वीट के सरफेस पर एक मेम्ब्रेन होता है. क्या होता है? एक मेम्ब्रेन. और इसी मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन होता है एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड ग्लूटीन. ठीक है. सो बाज बंदों में क्या होता है कि इसी ग्लूटीन प्रोटीन के खिलाफ क्या बनता है? एंटीबॉडीज. और वही एंटीबॉडीज कहाँ पर बनते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में. सो जब भी वो बंदा वीट लेता है यानी कि गंदम या जू लेता है बैरली, ठीक है, तो क्या होता है? उसकी बॉडी उसी ग्लूटीन प्रोटीन को क्या शो करता है? सेंसिटिविटी. और क्या होता है? एट द एंड डिस्ट्रक्शन होती है. ठीक है. सो दिस इज क्या? दिस इज कॉल्ड सिलिक स्प्रू. ओके. अच्छा, ग्लूटीन इज फाउंड इन ग्रेन्स लाइक वीट एंड बैरली, वो तो मैंने आपको बता ही दिया. मॉर्फोलॉजिकली सिलिक स्प्रू में क्या होता है? या तो एट्रोफी होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो इंटरनली विलाई है, माइक्रो विलाई में क्या होगा? एट्रोफी होगा, या डैमेज ऑफ एपिथेलियल सेल्स होगा. देखिए, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो म्यूकोजल लेयर है वहीं पर आईजीए एंटीबॉडीज होते हैं. लेकिन उसी बंदे में क्या होगा? सिलिक स्प्रू वाले पेशेंट में क्या होगा? उसके स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोजल लेयर में क्या होगा? आईजीए एंटीबॉडीज अगेंस्ट ग्लूटीन प्रोटीन. आईजीए एंटीबॉडीज अगेंस्ट ग्लूटीन प्रोटीन होंगे. ठीक है. सो क्या होगा? जब भी वो बंदा वीट लेगा, सो वही वीट यानी कि उस गंदम में कौन से प्रोटीन होंगे? ग्लूटीन प्रोटीन. अब ग्लूटीन प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडीज वहाँ पर मौजूद तो है, तो क्या होगा? उसी प्रोटीन के साथ एंटीबॉडी बाइंड होगा, तो क्या होगी? डिस्ट्रक्शन होगी. लेकिन साथ साथ में माइक्रोविलाई की भी डिस्ट्रक्शन होगी और एपिथेलियल सेल्स की भी क्या होगी? डिस्ट्रक्शन होगी. ठीक है. अच्छा, मॉर्फोलॉजिकली कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है, माइक्रोविलाई के शेप में, और जो माइक्रोविलाई के सरफेस पर जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उसमें भी डैमेज आएगा. ठीक है. तो एट्रोफी होगी, वहाँ के जो सेल्स होंगे माइक्रोविलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में. देखिए, माइक्रोविलाई क्या होता है? ठीक है. माइक्रोविलाई एग्जैक्टली these are the special type of projections like cells in the small intestine that absorb the nutrients from the chyme from the food which is present in the small intestine. माइक्रोविलाई का काम यह है कि ये एब्जॉर्प्शन करता है न्यूट्रिएंट्स से. ठीक है. न्यूट्रिएंट्स की ये क्या करता है? एब्जॉर्प्शन. जो कि कायम जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है वहीं से ये एब्जॉर्प्शन
करता है, ठीक है। अच्छा, एक तो मैंने आपको बता दिया कि उसकी एपिथेलियल सेल्स की डैमेज होगा और दूसरा है कि इसकी एट्रोफी होगी सीलिक स्प्रू कंडीशन में, ठीक है। अच्छा, ये चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं, ये चेंजेस वापस आ सकते हैं। माइक्रोवेलाई की डैमेज या एपिथेलियल सेल्स की डैमेज ये रिकवर हो सकता है, किस तरह? अगर वो बंदा वीट और बैरली की यूज़ को छोड़ दे तो ये कंडीशन वापस आ सकता है। अगर वो अपने फूड इंटेक को कंट्रोल करे, सही तरीके से करे, जिस चीज़ को उसकी बॉडी सेंसिटिविटी शो करता है, अगर वो इसी फूड को बंद करे, इसको यूज़ ना करे, तो क्या होगा? इसके म्यूकोजल लेयर में, उसके स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोजल लेयर में जो आईजी एंटीबॉडी से वो सेंसिटिविटी शो नहीं करेगा, ठीक है। सो दैट इज़ अ वे हाउ टू रिवर्स द चेंजेस। अच्छा, तो ये था सीलिक स्प्रू। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को आप देख ले, यहाँ से स्टार्ट होता है माउथ, ठीक है, फिर एसोफेगस, फिर स्टमक, ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ये तो हो गए मेन ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन साथ साथ में कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जिसमें है सिलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है, हाँ, लीवर है, पेनक्रियास है। ये क्या है? ये सिलिवरी, ये क्या है? एक्सेसरी ग्लैंड है। देखिए, सिलिवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है? यह सलाइवा सिक्रेट करता है, जिसमें भी कई टाइप ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड डाइजेशन में हेल्प देता है। साथ में जो कि लीवर है वो बाइल जूस सिक्रेट करता है, जिसमें भी मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं। इस तरह जो पेनक्रियाटिक जूस है, ठीक है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन को एंट्री मारता है और वहाँ पर क्या करता है? फूड डिस्ट्रक्शन करता है, ठीक है। अब देख ले, अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, चाहे वो हम माउथ की बात करें, चाहे हम एसोफेगस की बात करें, स्टमक की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन की, या एक्सेसरी ऑर्गन्स की जो कि लीवर, पेनक्रियास एंड सिलिवरी ग्लैंड है, तो क्या है? अगर इनमें से कोई भी ऑर्गन, कोई भी एक्सेसरी ऑर्गन क्या है? डैमेज है, या कोई उसमें इन्फेक्शन है, या कोई इन्फ्लेमेशन है, वो अच्छे तरीके से काम नहीं करता, तो क्या होगा? आपके एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स पे क्या पड़ेगा? असर, ठीक है। और क्या होगा? माल अब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं माल अब्जॉर्प्शन को एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, माल अब्जॉर्प्शन क्या है? An inadequate absorption of one or more constituent of normal diet from intestinal lumen across the intestinal epithelium into the portal circulation. क्या होगा? inadequate absorption होगा one or more constituent। देखिए, माल अब्जॉर्प्शन में ये भी हो सकता है कि सिर्फ आपका विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, या आपका सिर्फ कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, या सिर्फ प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, या चाहे दो भी हो सकते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, या ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। सो वन और मोर कंस्टिट्यूएंट क्या होगा? इसकी एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं होगी। और एब्जॉर्प्शन ऑब्वियसली कहाँ से होता है? एपिथेलियल सेल्स के थ्रू होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ माइक्रोवेलाई, ठीक है। अच्छा, और ये तो आपको पता है कि जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी एब्जॉर्प्शन होगा, सो वही एब्जॉर्प्शन, अगर मैं ये कहूँ कि ये स्टमक है, ये, ठीक है, सो वहाँ पर एक वेन होता है, दैट इज कॉल्ड पोर्टल वेन, और इसी वेन के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स है वो जाके लीवर में जाता है, ठीक है। और लीवर में फिर क्या होती है? डिटॉक्सिफिकेशन होती है, मुख्तलिफ मेटाबॉलिज्म, मुख्तलिफ रिएक्शंस वहाँ पर फिर होते हैं, ठीक है। सो ये था क्या? माल अब्जॉर्प्शन। देखिए, इटियोलॉजी, माल अब्जॉर्प्शन की इटियोलॉजी क्या है? यानी माल अब्जॉर्प्शन किस तरह का हो सकता है? डिफिशिएंसी ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम ड्यू टू पेनक्रियाटिटिस। पेनक्रियाटिटिस क्या है? जब इन्फ्लेमेशन होगा पेनक्रियाज में, ठीक है, जब इन्फ्लेमेशन होगा कहाँ पर? पेनक्रियाज में। देखिए, मैंने आपको अभी बता दिया कि अगर पेनक्रियाज, जो कि एक्सेसरी ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, अगर इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन है, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर, आपके एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स पर क्या पड़ेगा? असर पड़ेगा, और क्या होगा? माल अब्जॉर्प्शन। तो देख लिए इटियोलॉजी में फर्स्ट पॉइंट ये है कि क्या होगा? डिफिशिएंसी ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम। अगर पेनक्रियाटिक एंजाइम कम है तो क्या होगा? माल अब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। अच्छा, डिफिशिएंसी ऑफ बाइल साल्ट्स, यानी कि बाइल जूसेस, जो भी जूसेस, जितने भी एंजाइम कहाँ से आते हैं? लीवर से आते हैं, गॉल ब्लैडर से आते हैं, कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, ठीक है, जो कि एम्पुल ऑफ वाटर, ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है? एक ट्यूब होता है, इसके थ्रू एंट्री मारता है कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन पर। तो क्या होगा? अगर बाइल जूसेस में कोई कमी आया है, डिफिशिएंसी आया है किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से लीवर में, या कोई इन्फेक्शन की वजह से, तो क्या होगा? माल अब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। अच्छा, ये दोनों हो गए। अब है तीसरा, विटामिन B12 माल अब्जॉर्प्शन। देखिए, अगर हम देख ले कि विटामिन B12
की एब्जॉर्प्शन किस तरह होती है। एग्जैक्टली स्टमक में एक टाइप के सेल्स होते हैं पैराइटल सेल्स। क्या? पैराइटल सेल। और वही पैराइटल सेल्स का काम क्या करता है, वो एक फैक्टर रिलीज करता है, उसी फैक्टर का नाम है इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या? इंट्रिंसिक फैक्टर। और वही इंट्रिंसिक फैक्टर का मकसद क्या है, वही इंट्रिंसिक फैक्टर का मकसद ये है कि ये विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, एलिजिबल करेगा, कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन होगी थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं हुआ, पैराइटल सेल से इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं हुआ, तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, और विटामिन B12 अगर कम है तो क्या काज होगा, ये हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद। ठीक है। अच्छा, सो क्या होगा, विटामिन B12 अगर पैराइटल सेल डैमेज है स्टमक में तो क्या रिलीज नहीं होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर। और जब इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। अच्छा, ग्लूटीन सेंसिटिविटी एंटेरोपैथी। देखिए, ग्लूटीन सेंसिटिविटी एंटेरोपैथी इसी कंडीशन को कहते हैं सीलियक स्प्रू, जो कि मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया। ठीक है। यही ग्लूटीन एक प्रोटीन है, और ये भी याद रखें कि यही ग्लूटीन प्रोटीन बना होता है ग्लाइडीन से। ठीक है। ग्लाइडीन और ग्लूटेनिन, ग्लाइडीन और ग्लूटेनिन ये दो किस्म के अमाइनो एसिड्स है जो कि ग्लूटीन प्रोटीन को बनाते हैं। ठीक है। सो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, अगर किसी बंदे को इसी प्रोटीन के खिलाफ सेंसिटिविटी हो तो इसके स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई और माइक्रोविलाई के सरफेस पर जो एपिथेलियल सेल्स होती है उसकी डैमेज होगा, तो क्या अच्छे तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन ही किया। पैरासिटिक इन्फेक्शन, जिसको पैरासिटिक इन्फेक्शन को हम नॉर्मली कहते हैं वार्म इन्फेस्टेशन। अगर कोई भी वार्म, ठीक है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद है, ठीक है, सो क्या होगा, माल अब्जॉर्प्शन होगा। किस तरह, देखिए मुख्तलिफ हमारे पास है हुक वार्म्स। ठीक है। अच्छा, इसके इचनाना हो गया। ठीक है। सो यही वार्म्स, अगर हम एक ही एग्जांपल ले ले, देखें, सो अगर वार्म्स मौजूद है तो वही वार्म्स आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी फूड है वहाँ से क्या लेगा, उससे न्यूट्रिएंट्स लेगा, मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन लेगा, विटामिन लेंगे। ठीक है। सो क्या होगा, अब आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में वार्म्स मौजूद है, और वो आपसे क्या लेंगे, वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो आपका क्या होगा, आपके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन रेट पर क्या होगा, असर पड़ेगा, एंड विल कॉज व्हाट, माल अब्जॉर्प्शन। ठीक है। अच्छा, सो ये था इटियोलॉजी, जिसको हम नॉर्मली काजेज भी कहते हैं। अच्छा, सिम्टम्स, अगर एक बंदे को माल अब्जॉर्प्शन है तो मैंने आपको बता दिया, देखिए माल अब्जॉर्प्शन का काज एक नहीं है, मुख्तलिफ काजेस हो सकते हैं। ठीक है। सो अब सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, परसिस्टेंट डायरिया, मुसलसल क्या होगा, डायरिया। जब उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती तो क्या होगा, इसके साथ साथ क्या होगा, डायरिया होगा। फ्लैटुलेंस, फ्लैटुलेंस ये कि मतलब कुछ गैस की प्रोडक्शन होगी, इसके एलिमेंट्री कैनाल में क्या होगा, गैस की प्रोडक्शन होगी, एंड दैट इज कॉल्ड फ्लैटुलेंस। ओके, वेट लॉस, वेट, देखे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। हम फूड किस चीज़ के लिए लेते हैं, फूड में क्या होता है, देखें प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट, मुख्तलिफ विटामिन। प्रोटीन आपके क्या बनाते हैं, मसल्स। फैट्स आपका क्या बनाता है, आपका मांस बनाता है। लेकिन जब आप आपकी फूड एब्जॉर्ब नहीं होती, आपके प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होते, आपके कार्बोहाइड्रेट्स एब्जॉर्ब नहीं होते सही तरीके से, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से आपका वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है। फैटीग, थकावट होगा। देखिए आपको एनर्जी नहीं मिली, आपको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिले, आपको प्रॉपर तरीके से प्रोटीन्स नहीं मिले, तो आपके सारे बॉडी मसल्स में, आपके सारे बॉडी जितने भी जॉइंट्स हैं उसी में और हर जगह क्या होगा, पेन होगा। ठीक है। सीलियक स्प्रू, अच्छा सिम्टम्स में तो ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि सीलियक स्प्रू में क्या होगा, एक तो म्यूकोजल लीजन होगा, दूसरे अच्छी तरीके से क्या नहीं होगा, वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो वीकनेस, ये सब चीज़ें इसमें क्या होगा, इंक्लूडेड होंगे। ठीक है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स ये है, देखिए अगर प्रोटीन अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होते, ठीक है, तो प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होते तो क्या होगा, एडेमा होगा। देखिए अगर हम बॉडी में देख लें तो जो ऑनकोटिक प्रेशर है, ऑनकोटिक प्रेशर वो है जो कि आपके इंटरस्टिशियल स्पेसेस से जब विसल से ब्लड बाहर जाता है, ठीक है,
टिश्यूज़ तक, सेल्स तक, तो उसकी जब कम बैक होती है सो वो होती है थ्रू ऑनकोटिक प्रेशर, और वही ऑनकोटिक प्रेशर क्रिएट करता है कौन? अल्ब्यूमिन। और अल्ब्यूमिन क्या है? प्रोटीन। ठीक है। अब अगर प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होते तो क्या होगा? बॉडी में अल्ब्यूमिन की लेवल डिक्रीज होगी, और जब बॉडी में अल्ब्यूमिन की लेवल डिक्रीज होगी तो फिर क्या होगा? एडेमा होगा। ठीक है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स, अगर कार्बोहाइड्रेट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होती अगर तो क्या होगा? फ्लैटुलेंस होगा, और साथ साथ में डिस्पेप्सिया होगा। ठीक है। डिस्पेप्सिया ये कि मतलब कोई अल्सर टाइप का क्या होगा? स्टमक में। ठीक है, अल्सर टाइप का कंडीशन है। ठीक है। अच्छा, फॉलिक एसिड, अगर फॉलिक एसिड अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता तो क्या होगा? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, यानी कि मैक्रोसिटिक टाइप का एक एनीमिया है, एंड दैट इज कॉल्ड मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। देखिए, फॉलिक एसिड हो गया, विटामिन B12 होगी, ये क्या है? ये DNA कंटेंट्स को बनाने में मेन रोल अदा करता है, और एग्जैक्टली जो कि थायमीन है, ठीक है, उसी की प्रोडक्शन में थायमीन क्या है? ये DNA जो कंटेंट्स है न्यूक्लियोटाइड्स, वही में से एक न्यूक्लियोटाइड्स है जो कि फॉलिक एसिड से ही बनता है। ठीक है। अगर यही फॉलिक एसिड नहीं होगा तो DNA कंटेंट्स नहीं बनेंगे, और जब वो नहीं बनेंगे तो क्या कास होगा? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है। अच्छा, विटामिन C एंड विटामिन K माल अब्जॉर्प्शन, अगर ये दोनों चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं होते तो क्या होगा? इंक्रीज ब्लीडिंग एंड हेमरेज। देखिए, विटामिन C का फंक्शन क्या है या विटामिन K का फंक्शन क्या है? इन दोनों का फंक्शन ये है कि ब्लीडिंग को रोकता है। क्या काम करता है? ये ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। अगर आपको क्या लगा? फ्रिक लगा, ठीक है, और आपसे ब्लीडिंग जा रही है, तो इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए कौन सी चीज़ की अहमियत ज़्यादा है? वो है विटामिन C एंड विटामिन K। अब जब आपके बॉडी में विटामिन C एंड विटामिन K की लेवल डिक्रीज होगी तो क्या होगा? आपको होगा ब्लीडिंग की डिफ़िकल्टीज होगी, हेमरेज होगा और परपरा होगा। हेमरेज और परपरा के, हेमरेज ये है कि जब आपके बॉडी में इंटरनली क्या होगा? कहीं से ब्लड फ्लो होगा, ठीक है, वेसल्स क्या होंगे? डैमेज होंगे और ब्लड फ्लो होगा बाहर की तरफ। लेकिन परपरा में क्या? परपरा में आपके स्किन पर क्या ब्लू डॉट्स अपेयर होते हैं, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड ब्रूजेस। ठीक है। और यही चीज़ भी किस चीज़ की वजह से होते हैं? जब आपके बॉडी में थोड़े थोड़े फ्रिक लगते हैं और वो फिर रिकवर नहीं होते जल्दी, किस चीज़ की वजह से? विटामिन C विटामिन K की कमी की वजह से। तो क्या होगा इसकी वजह से? परपरा कंडीशन अपेयर होंगे। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट डिफिशिएंसी, देखिए इलेक्ट्रोलाइट डिफिशिएंसी सोडियम, पोटाशियम या क्लोराइड, ये सब आयंस। देखिए, अगर हम सोडियम पोटाशियम की बात कर ले तो सोडियम और पोटाशियम आपके बॉडी के ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखते हैं। ठीक है। इस तरह जो हाइड्रोजन आयंस है या बाइकार्बोनेट आयंस है, ये दोनों भी बफरिंग सिस्टम या कि आपकी बॉडी की pH लेवल को मेंटेन रखता है। तो अगर सोडियम और पोटाशियम की लेवल आपके बॉडी में डिस्टर्ब हो गया तो क्या होगा? आपके ब्लड प्रेशर पर ऑब्वियसली क्या पड़ेगा? असर पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये है लैब डायग्नोसिस। अगर किसी बंदे को माल अब्जॉर्प्शन है तो हम लैब डायग्नोसिस के थ्रू किस तरह ये फाइंड करेंगे कि इस बंदे को ये है? देखिए, स्टूल टेस्ट हम इसके लिए करेंगे। स्टूल टेस्ट में हम देखेंगे कि इसके बॉडी में अगर इसके स्टूल में फैट्स मौजूद है, ठीक है, फैट्स पार्टिकल मौजूद है, तो इसका मतलब ये है, ठीक है, कि इसकी क्या है? माल अब्जॉर्प्शन है। ठीक। और जब स्टूल में फैट्स नज़र आएंगे so that condition is called steatorrhea. But steatorrhea is a condition in which fats will occur in the stool of a patient. ठीक है। अच्छा, बायोप्सी क्या है? कि जब हम इसके एलिमेंट्री कैनाल या उसके स्मॉल इंटेस्टाइन से हम क्या लेंगे? थोड़ा सा टिश्यू लेंगे उसके स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है, या लार्ज इंटेस्टाइन से, डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी भी पार्ट से अगर हम क्या लेंगे? कोई टिश्यू लेंगे, और इसके हम हिस्टोलॉजिकल फीचर, उसके टिश्यूज, इसके सेल्स हम स्टडी करें, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? बायोप्सी। अच्छा, एंडोस्कोपी क्या है? देखिए, एंडोस्कोपी एक इस तरह का ट्यूब होता है जिसके सर में क्या होता है? कैमरा, उसके साथ एक कैमरा उसके सर में अटैच होता है। ठीक है। और वही ट्यूब को हम अंदर डालते हैं थ्रू माउथ। ठीक है। और जो एलिमेंट्री कैनाल में हम अंदर करके फिर तकरीबन जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला वाला हिस्सा है ये वहाँ तक पहुँचता है, और इसके थ्रू हम इस ट्यूब के साथ एक अल्ट्रासोनिक मशीन भी कनेक्ट होता है जो कि हमें यही दिखाता है
कि इसके इनिशियल यानी कि जो एसोफेगस है या स्टमक है या स्मॉल इंटेस्टाइन का इनिशियल पार्ट है कि वहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें कोई लीजन तो नहीं है। ठीक है, सो ये रोल किसका है, ये एंडोस्कोपी का है। एंडोस्कोपी के थ्रू हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, अच्छा FBC फुल ब्लड काउंट या कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है, या कंप्लीट जो पिक्चर होती है ब्लड का जिसमें न्यूट्रोफिल, इजिनोफिल, ये सब चीज़ जो कि WBC के ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट सब सेल्स है। ठीक है, या RBCs या कोई और एनीमिक कंडीशन का हमें पता चल सकता है कंप्लीट ब्लड काउंट से कि इसको तो एनीमिक नहीं है बंदा, हेमोग्लोबिन की लेवल हम चेक करते हैं। अगर एक बंदा एनीमिक है तो ये भी एक रीज़न है कि हाँ अगर एक बंदा एनीमिक है तो उसको माल अब्जॉर्प्शन है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर कोई इसमें इजिनोफिल की लेवल ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि इसको कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है, और अगर पैरासिटिक इन्फेक्शन है उसको तो क्या काज करेगा वो, माल अब्जॉर्प्शन। अच्छा, सीरम टेस्ट। देखिए सीरम टेस्ट हम किस चीज़ के लिए करते हैं, हम इसमें यही फाइंड करते हैं कि उस पेशेंट में एंटी ग्लूटीन एंटीबॉडीज़ उसके बॉडी में मौजूद है कि नहीं है। ठीक है, सो अगर किसी बंदे के सीरम में एंटी ग्लूटीन एंटीबॉडीज़ मौजूद है, ठीक है, सो उसके बॉडी में भी क्या होगा, माल अब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, अच्छा, सो दैट्स वाज ऑल द डिटेल अबाउट माल अब्जॉर्प्शन। ठीक है, अगर किसी को क्वेश्चन हो किसी भी टॉपिक में, किसी भी पार्ट में, ठीक है, सो ही कैन आस्क द क्वेश्चन in the comments, okay, and I will come with a new important lecture again inshallah. So thank you, goodbye.